BTTH, starting from capturing the goddess chapter 61, Buddha's fury flame lotus। शब्द सुनते ही गूही के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। बहुत हुई बकवास, हमला करो, है बोडाउन ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके पीछे बर्फीले नीले डाउची विंग्स भड़क उठे और उसने हवा में कदम रखते हुए खुद को चेनमो की ओर लॉन्च कर दिया। गूही ने हल्का सा सिर हिलाया और शाही महल रॉयल पैलेस की ओर तेजी से उड़ा। इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता क्वीन मेड्यूसा के ब्रेक थ्रू में खलल डालना था। वहीं रुक जाओ, गूही की चाल को देखकर शहर की दीवार के ऊपर मौजूद यून्यू और एक अन्य 9 स्टार डाउलिंग सर्प महिला ने डाउची से बने धनुष खींचे और गूही पर तीरों की बौछार कर दी। गूही तेजी से बचा, आसमान में और ऊपर उठा, फिर एक मौके का फायदा उठाकर एक बार फिर आगे बढ़ा। यून्यू का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन एक डाउलिंग के रूप में वह डाउची विंग्स बनाकर उड़ नहीं सकती थी। गंभीर चेहरे के साथ उसने अपने बगल में मौजूद 9 स्टार डाउलिंग सर्प रक्षक को आदेश दिया, हुआशिया, कुछ लोगों को लो और हर मैजेस्टी के शयन कक्ष बेड चेंबर के बाहर पहरा दो। किसी को भी उनके ब्रेक थ्रू में बाधा डालने की अनुमति नहीं है। मैं यहाँ चेनमो की मदद करूंगी। जी। हुआशिया नाम की सर्प महिला एक दस्ते को लेकर क्वीन मेड्यूसा के कक्ष की ओर चल दी। मोयान, उसे रोको। चेनमो ने मोयान को गूही को रोकने का आदेश दिया। स्वॉर्ड स्पिरिट कांप उठी और अगले ही पल उसका शरीर डेमोनिक रून्स से उकेरे गए हजारों टुकड़ों में फट गया, जो गूही की ओर झपटे। तुम खुद को तो बचा नहीं सकते, फिर भी तुम्हारे पास दूसरों के मामलों में दखल देने का समय है बोडाउन दहाड़ा और उसने चेनमो पर एक घूंसा मारा। स्वॉर्ड कंट्रोल आर्ट। चेनमो के पंख फड़क उठे और उसने टियन युआन को नियंत्रित करते हुए है बोडाउन पर हमला कर दिया। हालांकि भले ही है बोडाउन की ताकत एक सील के कारण कम हो गई थी, लेकिन वह फिर भी एक डाओहुवैंग था। उसकी शारीरिक शक्ति अभी भी जबरदस्त थी। एक ही घूंसे में उसने टियन युआन को हवा में उड़ा दिया। चेनमो ने इस टकराव का फायदा उठाकर उनके बीच की दूरी बढ़ा दी। ए स्वॉर्ड दैट कट्स थ्रू एयर्स। चेनमो ने अपनी डाउची को एक तलवार में बदल दिया और काले और सफ़ेद ब्लेड से बने एक शानदार कमल लोटस को छोड़ा जो है बोडाउन की ओर बढ़ा। तुच्छ चालें, है बोडाउन ने ठंडी आह भरी। उसके भीतर से बर्फीली डाउची की एक विशाल लहर उठी। जमने वाली हवा तेजी से फैली और उनके चारों ओर एक हल्का कोहरा छा गया, जिससे चेनमो की दृष्टि पूरी तरह से बाधित हो गई। मिस्टिक आई स्पाइरल स्लैश। बिजली की गति से हैंड सील्स बनाते हुए है बोडाउन ने एक धीमी दहाड़ लगाए। उसके चारों ओर अर्धचंद्राकार बर्फ के ब्लेड आइस ब्लेड्स बनने लगे। ब्लेडों की संख्या तेजी से बढ़ी। जल्द ही उन्होंने है बोडाउन की आकृति को छिपा दिया और पूरी तरह से बर्फ से बने एक घूमते हुए तूफान में विलीन हो गए। टेन्यूंग, जिसने फिर से हमला करने की कोशिश की थी, एक बार फिर हवा में उड़ा दी गई। जाओ। तूफान के भीतर से एक धीमी चीख आई। बर्फ के ब्लेड का भंवर अचानक चेनमो की ओर बढ़ा और बीच हवा में स्वॉर्ड लोटस से टकरा गया। बूम! वह स्वॉर्ड लोटस फट गया। तूफान कमजोर तो हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ। ये चेनमो की ओर बढ़ता रहा और जल्दी ही उसे घेर लिया। यून्यू का चेहरा बदल गया क्योंकि वह गूही से लड़ने में मोयान की सहायता कर रही थी। मोयान पहले से ही एक स्वॉर्ड स्पिरिट का रूप ले चुका था और गूही के साथ अपने टकराव में तीव्र स्वॉर्ड इंटेंट छोड़ रहा था। अपने मास्टर के लिए खतरा महसूस करते हुए मोयान स्वाभाविक रूप से मदद के लिए वापस जाना चाहता था। मत आओ, उसे रोके रखो। चेनमो की आवाज़ बर्फ के तूफान के भीतर से आए। यून्यू का चेहरा खिल उठा। है बोडाउन के चेहरे के हाव भाव बुरी तरह बदल गए। असंभव। मिस्टिक आई स्पाइरल स्लैश एक हाई लेवल शैन रैंक डाउ टेक्निक थी। एक साधारण डाउ वैंग भी उस बर्फ के तूफान की सीधी चपेट में आने पर खत्म हो जाता। फिर भी यह एक मामूली डाउशी को नहीं मार सका। है बोडाउन की गुस्से भरी चीख को नज़रअंदाज करते हुए चेनमो की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसका शरीर अचानक आकार में बढ़ गया। ग्रैंड सेज आर्ट, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन डेमोनिक फॉर्म। उसका ऑरा 1 स्टार डाउशी से सीधे 5 स्टार डाउशी तक पहुंच गया। उसका हाथ अब पूरी तरह से पन्ना जैसी लपटों एमरल्ड फ्लेम्स में घिरा हुआ था। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने अपनी हथेली को तूफान में डाल दिया, फिर हिंसक रूप से उसे फाड़ दिया और सबके सामने बाहर निकल आया। चेनमो अभी भी सुंदर लग रहा था, हालांकि अब वह पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और कपड़े फटे हुए थे, जिससे नीचे की कांसे के रंग ब्रॉन्ज टोन वाली स्किन दिखाई दे रही थी। थोड़ा बिखरा हुआ दिखने के अलावा उसे कोई चोट नहीं आई थी। यह असंभव है बोडाउन की पुतलियां सिकुड़ गईं, आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। उसके बूढ़े चेहरे पर झटका साफ दिख रहा था, लेकिन जो वह नहीं जानता था वह यह था कि चेनमो कई बफ से लैस था। असंभव जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्यों न तुम खुद इस घूंसे को आजमा कर देखो। चेनमो के पंख फड़क उठे। उसने कई मूवमेंट टेक्निक्स को मिलाया और एक उड़ते हुए ड्रैगन की तरह बोडाउन पर घूंसा मारा। बोडाउन नहीं बचा। उसने इसका सीधा सामना करना चुना। उसने अपना खुद का एक घूंसा मारा। मुट्ठियां टकराईं। उनके बीच एक शक्तिशाली शॉकवेव पैदा हुई।
है बोडोंग को 3 या 4 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। चेनमो को 5 या 6 कदम पीछे धकेला गया। है बोडोंग अब और भी ज्यादा हैरान था। हालांकि उसकी ताकत कम हो गई थी, फिर भी वह एक 5 स्टार डाओ वैंग था। फिर भी एक सीधे टकराव में वह एक डाओशी के साथ बराबरी पर लड़ा था। चेनमो काफी संतुष्ट था। उसकी ह्यूमन एम्परर ब्लडलाइन और ग्रैंड सेज आर्ट के बीच के तालमेल ने उसे डाओलिंग रेल्म को पूरी तरह से पार करने की अनुमति दी थी, जिससे उसे डाओ वैंग के बराबर ताकत मिली थी। और वह अभी भी केवल रेड ब्लड स्टेज और ग्रैंड सेज आर्ट के पहले रूपांतरण फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर था। वह इसे और ज्यादा नहीं खींच सकता था। है बोडोंग की नज़र तेज हो गई। आसपास का तापमान नाटकीय रूप से गिर गया। अगले ही पल उसके पीछे कई विशाल बर्फ के ड्रैगन, आइस ड्रैगन्स, जिनमें से प्रत्येक 100 मीटर से अधिक लंबा था, जम गए। मिस्टिक आइस ड्रैगन 100 अपने हाथ के एक इशारे के साथ ड्रैगन चेनमो की ओर बढ़े। तो फिर मेरी इस चाल को आजमाओ। चेनमो ने अपने दोनों हाथ अपने सामने उठाए। एक संक्षिप्त ठहराव के बाद उसके बाएं हाथ से पन्ना जैसी लपटें एमरल्ड फ्लेम्स निकलीं, जो इतनी गर्म थीं कि हवा को विकृत कर रही थीं। उसी समय उसके दाहिने हाथ से गहरे लाल रंग की लपटें निकलीं। एक शीर्ष स्तर के फ्लेम कंट्रोलर के रूप में चेनमो ने तुरंत दोनों लपटों को मिला दिया। उस मिलावट फ्यूजन से एक भयानक ऊर्जा पैदा हुई। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके दाहिने हाथ में एक तीसरी लपट बैंगनी प्रज्वलित हुई। दोनों हाथों से उसने लपटों को फिर से एक साथ मिलाने के लिए मजबूर किया। थोड़ी ही दूरी पर गूही की पलकें झपकीं। जब उसने देखा कि चेनमो क्या कर रहा है, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। लपटों का इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 लपटों के मिलन ने एक भयानक ऑरा छोड़ा। एक विनाशकारी ऊर्जा बाहर की ओर फैली। लेकिन चेनमो के शरीर के भीतर उस हिंसक ऊर्जा को उसकी ह्यूमन एम्परर ब्लडलाइन द्वारा तुरंत दबा दिया गया। एक लहर भी नहीं उठी। बुधास फ्योरी फ्लेम लोटस, चेनमो जोर से चिल्लाया। 3 लपटों वाला वह कमल 3 फ्लेम लोटस शांति से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा। वहां से गुजरते समय हवा का एक झोंका भी नहीं था, लेकिन है बोडोंग के रोंगटे खड़े हो गए। नीला, लाल और बैंगनी कमल है बोडोंग की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह विशाल बर्फ के ड्रैगन के 20 मीटर के दायरे में आया, एक समय शांत रहने वाला वह कमल अचानक अस्थिर हो गया। वह धड़का और फिर बाहर की ओर फट गया। और फिर एक गगनभेदी धमाके ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। BTTH, स्टार्टिंग फ्रॉम कैप्चरिंग द गॉडेस चैप्टर 62, हाउ डरे यू। बूम, विनाशकारी ऊर्जा की एक लहर शून्य वॉइड को चीरते हुए निकली। रात के आकाश में स्वयं स्थान स्पेस भी लहरों की तरह कांपने लगा। थोड़ी ही दूरी पर शाही महल की छत एक गगनभेदी धमाके के साथ उड़ गई। उसके टूटे हुए किनारे किसी पॉलिश किए हुए आईने की तरह चमक रहे थे। तपते हुए 3 रंगों वाली लपटें गहरे आकाश में आग की एक ज्वार की लहर, टाइडल वेव की तरह फैल गईं, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी चपेट में ले लिया। एक पल में पूरी दुनिया नाटकीय रूप से गर्म होती महसूस हुई। शहर की दीवारों के ऊपर, जहां जिया एक्संक्शन, यूमे और अन्य लोग युद्ध के बीच में थे, सभी अचानक हवा में ही ठिठक गए और शाही महल की ओर मुड़कर देखने लगे। हर एक चेहरे पर झटका और अविश्वास साफ झलक रहा था। दीवार पर मौजूद गूही, मोयान और यून्यू आग से पैदा हुई उस शॉकवेव की प्रचंड शक्ति से हवा में उड़ गए। गूही महल की दीवार से जा टकराया और बेतहाशा खून की उल्टियां करने लगा। मोयान अपने तलवार रूप में धमाके से बेअसर होकर गूही की ओर बढ़ता रहा। यून्यू और सर्प महिला रक्षकों का हाल तो और भी बुरा था। न केवल उन्होंने खून की उल्टियां की, बल्कि वे आगे लड़ने की क्षमता भी खो बैठीं। जहां तक धमाके के सबसे करीब मौजूद 100 मीटर लंबे बर्फ के ड्रैगन का सवाल था, वे तुरंत भाप बनकर उड़ गए। उस विनाशकारी आग की लहर ने है बोडोंग को पूरी तरह से निगल लिया। वह कटी हुई पतंग की तरह हवा में उड़ता हुआ जोर से झुलसी हुई जमीन पर जा गिरा। उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो उसे लगभग फाड़ दिया गया हो। हर जख्म से ताज़ा खून रिस रहा था और उसके फटे हुए कपड़ों के नीचे भयानक घाव उसके मांस को चीर रहे थे। वे घाव उसके लगभग पूरे शरीर पर थे, यहाँ तक कि धुंधली सी सफ़ेद हड्डियां भी देखी जा सकती थीं। वह पूरी तरह से होश खो चुका था। उस अग्नि तूफान ने उसके आधे शरीर को नष्ट कर दिया था। अगर वह जीवित भी बचता तो वह अपाहिज हो जाता। चेनमो भी अछूता नहीं रहा। उसका चेहरा पीला था और उसके होंठों के कोने पर खून के निशान थे। लापरवाही से खून पोंछते हुए उसने एक गहरी सांस ली। उसके शरीर के घाव पहले से ही नग्न आंखों से दिखने वाली गति से भर रहे थे। ये ह्यूमन एम्परर ब्लडलाइन द्वारा प्रदान की गई स्व उपचार सेल्फ हीलिंग की क्षमता थी। चेनमो को उम्मीद नहीं थी कि वह भयानक विस्फोट इतनी दूर तक फैलेगा। अगर उसकी ब्रॉन्ज बॉडी नहीं होती तो वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो सकता था। लगता है अगली बार जब वह बुधास फ्योरी फ्लेम लोटस का उपयोग करेगा तो उसे अपने और लक्ष्य के बीच थोड़ी और दूरी रखनी होगी, वरना वह 1000 दुश्मनों को चोट पहुंचाने और खुद 800 खोने वाली स्थिति में आ जाएगा। जैसे ही चेनमो है बोडोंग को खत्म करने की तैयारी कर रहा था,
गूही ने अपनी अजूर बीस्ट फ्लेम की सुरक्षा के भरोसे मोयान को पीछे धकेला, फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बॉटल निकाली और उसकी सामग्री अपने मुंह में उड़ेल ली। कुछ ही क्षणों बाद वह फिर से महल की ओर उड़ा। गूही को विश्वास था कि राजधानी की लड़ाई पहले से ही उनके पक्ष में झुक रही थी। आखिरकार उनकी तरफ 2 डाओ हुवैंग्स थे, ये तो बस समय की बात थी। जब तक वह क्वीन मेड्यूसा के ब्रेक थ्रू में खलल डाल सकता था, वे तब भी जीत सकते थे और हेवनली फ्लेम उसकी होगी। तुमने अभी भी हार नहीं मानी। चेन मो का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना मन टियन युआन की ओर लगाया, जो जमीन में धंसी हुई थी। एक पल में वह आगे झपटा और हवा में ही पीछे धकेले गए मोयान को पकड़ लिया। दाहिने हाथ में मोयान और बाएं हाथ में टियन युआन के साथ उसने अपने कुनपेंग विंग्स फड़काए और ब्लेडों को अपने सामने क्रॉस करते हुए गूही की ओर धावा बोल दिया। गूही का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत है बोडोंग की कमजोर स्थिति से बहुत अलग नहीं थी, लेकिन इसे ज्यादातर पिल्स के माध्यम से बढ़ाया गया था। सच तो ये था कि उसकी युद्ध क्षमता मुश्किल से एक 1 स्टार डाओ वैंग के बराबर थी। ये देखकर कि चेनमो में अभी भी उसका पीछा करने की ताकत है, गूही घबरा गया। अजूर फ्लेम सर्ज। चेनमो से तेज न भाग पाने के कारण वह केवल मुड़कर अपना बचाव ही कर सकता था। हल्की नीली लपटों की लहरें चेनमो की ओर बढ़ीं। चेनमो ने अपनी तलवार से प्रहार किया। उस तेजस्वी ब्लेड और अन्य लपटों को सफाई से चीर दिया और आगे बढ़ता रहा। एक ट्रैकिंग अल्टीमेट मूव की तरह उसके प्रहार ने गूही को लॉक कर लिया और नीचे की ओर टूट पड़ा। बूम! अचानक दूर से ऊर्जा की एक हल्की पीली किरण ने आसमान को चीर दिया। हालांकि चेनमो ने इसे महसूस किया और बचाव की कोशिश की, लेकिन उस शक्तिशाली बल ने उसे हवा में उड़ा दिया। एक तोप के गोले की तरह वह महल की दीवार से जा टकराया और उसके अंदर गहराई तक धंस गया। पीएफएफ! उसके होंठों से एक चुल्लू खून फुहारा बनकर निकला। रात के आकाश में मंडराती उस लबादे वाली आकृति को देखते हुए चेनमो के हाव भाव काले पड़ गए। डाओ हुवैंग, आप आखिरकार आ ही गए, एल्डरजियर। गूही ने राहत की सांस ली। अभी कुछ ही क्षण पहले चेनमो से निकल रही मारने की इच्छा ने उसे ऐसा महसूस कराया था जैसे साक्षात मृत्यु करीब आ रही हो। उन 3 बूढ़ों की संयुक्त तकनीक एक सिरदर्द थी। उन्हें झटकने में मुझे थोड़ा समय लग गया। जियर एक्संक्शन के बूढ़े चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान आई, फिर उसने पूछा, आइस एम्परर, है बोडोंग कहाँ है? गूही ने अपनी ठुड्डी से नीचे की ओर इशारा किया। जियर एक्संक्शन ने उसकी नज़र का पीछा किया। है बोडोंग की दयनीय स्थिति को देखकर उसकी पुतलियां बुरी तरह से सिकुड़ गईं। फिर उसकी नज़र चेनमो पर टिकी, जो अभी भी महल की दीवार में धंसा हुआ था। उसने अपनी भौहें चढ़ाईं। इस बच्चे ने ये किया। गूही ने सिर हिलाया। है बोडोंग झूठ नहीं बोल रहा था। ये बच्चा वाकई खतरनाक है। लेकिन चूंकि आप यहाँ हैं, तो हम क्वीन मेड्यूसा को भूल सकते हैं। हेवनली फ्लेम इसी के पास है, इसे पकड़ो। उसने चेनमो की ओर इशारा किया। जियर एक्संक्शन की आंखें छोटी हो गईं। उसने महल की ओर देखा, जहां कमजोर पड़ता ऊर्जा का तूफान स्पष्ट संकेत दे रहा था कि क्वीन मेड्यूसा का ब्रेक थ्रू लगभग पूरा हो चुका था। उसने सिर हिलाया, फिर चेनमो की ओर उड़ा। बच्चे, किसी ने मुझे ये करने के लिए पैसे दिए हैं, तो तुम मेरे साथ चलोगे। लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। चेनमो ने खुद को दीवार से बाहर निकाला और जियर एक्संक्शन की ओर इशारा किया। मोयान, जाओ। उसके आदेश पर अभी भी महल की दीवार में धंसा हुआ मोयान हिंसक रूप से कांप उठा, फिर अनगिनत टुकड़ों में फट गया जो जियर एक्संक्शन की ओर झपटे। जियर एक्संक्शन ने भौहें सिकुड़ीं। यह क्या बला है? एक सेकंड बाद कुछ और भी अजीब हुआ। वे टुकड़े एक अस्पष्ट विशेषताओं वाली काली मानवीय आकृति में विलीन हो गए। एक भूतिया नीली रोशनी ऊपर उठी और स्वॉर्ड स्पिरिट मोयान ने टियन युआन को थामे हुए एक कपड़ी छुड़ाने वाली और प्रभावशाली स्वॉर्ड इंटेंट छोड़ी और जियर एक्संक्शन पर हमला कर दिया। वह चीज़ क्या है? जियर एक्संक्शन का चेहरा उलझन में मुड़ गया। उसने लापरवाही से एक हल्की पीली रोशनी की सील बनाई और मोयान को हवा में उड़ा दिया। समय बर्बाद न करते हुए जियर एक्संक्शन ने चेनमो को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इस बीच गूही है बोडोंग के बगल में उतरा। ये जानकर कि वह अभी भी जीवित है, उसने है बोडोंग के शरीर को डाउची में लपेटा और चेनमो के सुरक्षित होते ही जियर एक्संक्शन के साथ जाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही जियर एक्संक्शन चेनमो को पकड़ने वाला था, शाही महल से एक भयानक दबाव प्रेशर उत्पन्न हुआ। उसी समय एक चकाचौंध करने वाली लाल आकृति महल की छत को फाड़कर बाहर निकली, एक जलते हुए सर्प फ्लेमिंग सर्पेंट में बदल गई और बिजली की तरह जियर एक्संक्शन की ओर बढ़ी। क्वीन मेड्यूसा। जियर एक्संक्शन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। तुरंत वह रुका और अपना बचाव करने के लिए खुद को तैयार किया, जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत न करते हुए। उसी क्षण क्वीन मेड्यूसा चेनमो के सामने प्रकट हुईं। योर मैजेस्टी, आपका ब्रेक थ्रू आखिरकार पूरा हो गया। अगर आप अभी बाहर नहीं आती, तो मैं अब तक मर चुका होता। उन्हें सामने देखकर चेनमो ने राहत की सांस ली, फिर रोते हुए शिकायत करने लगा। डिंग! अनुकूलता फेवरेबिलिटी जोड़ 1। 2 फेवरेबिलिटी सिक्के प्राप्त हुए।
हालांकि क्वीन मेड्यूसा का ब्रेक थ्रू चल रहा था, लेकिन वह बाहर जो कुछ भी हो रहा था उससे पूरी तरह वाकिफ थी। उसकी बातें सुनकर उनकी आमतौर पर शांत और बर्फीली आंखों में मारने की इच्छा का ज्वार उमड़ पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रानी की अमानत पर हाथ डालने की? BTTH, starting from capturing the goddess chapter 63, driving the enemy away Queen Medusa's सुंदरे साइड। जियर एक्संक्शन थोड़ा पीछे धकेला गया, लेकिन क्वीन मेड्यूसा द्वारा बनाई गई अग्निसर्प फायरी सर्पेंट को नष्ट करने में सफल रहा। हवा में तैरते हुए जियर एक्संक्शन मंत्रमुग्ध होकर आश्चर्यजनक रूप से सुंदर क्वीन मेड्यूसा को देखता रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता और अविश्वास के भाव थे। क्या गूही ने यह नहीं कहा था कि क्वीन मेड्यूसा भारी घायल हैं? भले ही वह ब्रेक थ्रू करने में सफल रही हों, लेकिन उनकी चोटें अभी भी मौजूद होनी चाहिए थीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह नाटक कर रही थीं? जियर एक्संक्शन ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। अल्केमिस्ट किंग है, बोडोंग को लो और अभी निकलो। मैं क्वीन मेड्यूसा को रोक कर रखूंगा। एक पल के विचार के बाद जियर एक्संक्शन ने लापरवाही न बरतने का फैसला किया और गूही को निर्देश दिए। छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हो? क्वीन मेड्यूसा का आकर्षक चेहरा ठंडा पड़ गया। उनके पीछे भड़कते हुए लाल रंग के पंख निकल आए। एक विचार के साथ उनके हाथों में गहरे लाल रंग की लपटों से बनी दो विशाल तलवारें ग्रीड्सवर्ड्स प्रकट हुईं। तुम्हारी जिंदगी अब खत्म है। अपने पंखों की एक फड़फड़ाहट के साथ क्वीन मेड्यूसा एक धधकते हुए उल्कापिंड की तरह जियर एक्संक्शन की ओर बढ़ी। जाओ अभी! जियर एक्संक्शन गूही पर चिल्लाया और खुद को हमले के लिए तैयार किया। गूही ने महल की दीवार की ओर देखा, जहां चैनमो अभी भी धंसा हुआ था और साफ तौर पर ठीक हो रहा था। उसकी आंखों में अनिच्छा की चमक थी, लेकिन अपने दांत पीसने और एक त्वरित विचार के बाद वह बोडोंग को लेकर भाग गया। क्वीन मेड्यूसा वास्तव में क्रोधित हो चुकी थीं। सिर्फ मैं ही चैनमो को परेशान कर सकती हूँ। तुम्हारी उसे इस तरह चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम जीवित नहीं बचोगे। उनके प्रहार भीषण और क्रूर थे और केवल कुछ ही वारों के भीतर जियर एक्संक्शन ने खुद को लगातार पीछे धकेले जाते हुए पाया। जैसे ही क्वीन मेड्यूसा ने फिर से हमला किया, जियर एक्संक्शन ने अपनी दाहिनी हथेली उठाए और उनकी ओर एक विशाल हल्की पीली ऊर्जा किरण एनर्जी बीम छोड़ी। उन्होंने अपनी तलवारों को अपनी छाती के सामने क्रॉस किया और फिर जोर से नीचे की ओर वार किया। उनकी तलवारों ने ऊर्जा किरण को दो टुकड़ों में चीर दिया और बची हुई शक्ति सीधे जियर एक्संक्शन के सामने जा गिरी। निशाना सीधे उसके सिर पर था। जियर एक्संक्शन का चेहरा काला पड़ गया। उसके दाहिने हाथ से हल्की पीली डाउची निकली और उसने तुरंत बचाव के लिए कलाई पर बंधी एक एनर्जी शील्ड बनाई। बैंग! उस शक्तिशाली प्रभाव ने जियर एक्संक्शन को हवा में उड़ा दिया। वह मजबूत ढाल चटक गई और कुछ ही क्षणों बाद पूरी तरह से बिखर गई। जैसे ही ढाल टूटी, उसकी आस्तीन फट गई, जिससे उसकी बांह पर कई गहरे खून से सने घाव दिखाई देने लगे, जिनसे लाल खून बह रहा था। जियर एक्संक्शन का चेहरा गंभीर हो गया। अब उसने क्वीन मेड्यूसा का सामना करने की हिम्मत नहीं की। अपने हल्के पीले पंखों के साथ वह शहर के बाहरी इलाके की ओर भाग निकला। क्या तुम्हें लगता है कि सर्प जाति सर्पेंट रेस ऐसी जगह है जहां तुम अपनी मर्जी से आ और जा सकते हो? क्वीन मेड्यूसा ने उसका पीछा नहीं किया। उन्होंने जियर एक्संक्शन की पीछे हटती आकृति को ठंडी नजरों से देखा। उनके हाथों में मौजूद जुड़वां लाल तलवारें गायब हो गईं। उनकी जगह उनकी पीठ से भड़कती हुई अग्नि डाउची का ज्वार उठा। पूर्णिमा के चांद के नीचे उनकी लपटों के प्रभामंडल और ने आधे आकाश को रोशन कर दिया और उस हिंसक ऊर्जा ने अंतरिक्ष को भी कंपा दिया। अचानक अग्नि मेघ के भीतर एक विशाल काला भंवर ब्लैक वॉर्टेक्स प्रकट हुआ। क्वीन मेड्यूसा ने भागते हुए जियर एक्संक्शन की ओर इशारा किया और पलक झपकते ही उस भंवर से कई 100 मीटर लंबे अग्निसर्प बाहर निकले, जो आसमान में उसके पीछे दहाड़ते हुए लपके। नीचे शाही राजधानी से हर कोई विस्मय के साथ जियर एक्संक्शन का पीछा करते हुए उन अग्निसर्पों को देख रहा था। कई लोग सदमे में पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। जियर एक्संक्शन के पूरी ताकत से किए गए बचाव के बावजूद एक सर्प फिर भी उससे हिंसक रूप से टकरा गया। सबने देखा, पहले से ही बूढ़ा हो रहा जियर एक्संक्शन उस क्षण में और भी बूढ़ा दिखने लगा। उसने एक चुल्लू खून की उल्टी की और उसके चेहरे की झुर्रियां कपड़े की तहों की तरह गहरी हो गईं। फिर भी जियर एक्संक्शन ने एक सेकंड के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। चोट खाने के बाद उसने शहर से भागने की गति बढ़ाने के लिए किसी अज्ञात गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। महारानी जिंदाबाद! महारानी जिंदाबाद! महारानी जिंदाबाद! इस तरह के शानदार उलटफेर को देखकर शहर भर के अनगिनत सर्प लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर आसमान हिला देने वाली खुशियों और जयकारों से गूंज उठे। दोनों सेनाओं के बीच का माहौल तुरंत बदल गया था। 8 कबीले के नेता, जिन्हें लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, अचानक लड़ने की भावना से फिर से सक्रिय हो गए। काले लबादे वाली महिला की भौहें सिकुड़ गईं। वह तेजी से पीछे हटी और फंगली तथा अन्य लोगों पर चिल्लाए, पीछे हटो! क्वीन मेड्यूसा का ब्रेक थ्रू पूरा हो चुका है। उसने अपनी आस्तीन हिलाई, एक विशाल नीले बवंडर ब्लू टॉर्नेडो को बुलाया जो दुश्मन की ओर बढ़ा।
फिर उसने हवा में छलांग लगाई और दूर भाग गई। चलो चलें। फंग ली, यान शी और बाकी लोगों ने भी तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस अपनी मर्जी से आ और जा सकते हो? तुमने हमारी सर्प जाति को समझ क्या रखा है? सर्प जाति के ग्रैंड एल्डर से बैंगनी डाउची का ज्वार उठा, जो आग की तरह धधक रहा था। उनकी आवाज़ पूरे आकाश में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी और उन्होंने पीछे हटते दुश्मनों को घूर कर देखा। उनका पीछा करो। ग्रैंड एल्डर की दहाड़ के साथ 8 कबीले के नेता आसमान में उड़ गए और पागलों की तरह उस काले लबादे वाली महिला और उसके समूह का पीछा करने लगे। रोशनी की 8 किरणें आसमान को चीरते हुए निकल गईं। जैसे ही वे क्षितिज के पार ओझल होने वाले थे, एक शांत और स्पष्ट आवाज़ गूंजी जो डाउची के माध्यम से उनके कानों तक पहुंची। वापस आ जाओ। शाही महल के ऊपर क्वीन मेड्यूसा अभी बोल ही चुकी थी कि उनके होठों से ताज़ा खून निकल आया, जो हवा में धुंध बनकर छा गया और फिर बारिश की तरह नीचे गिरने लगा। उनके पीछे के अग्निपंख अचानक गायब हो गए और उनका शरीर आसमान से नीचे गिरने लगा। उनकी चोटें कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थीं और उन्होंने अपने ब्रेक थ्रू में जल्दबाजी की थी। जब उनकी आत्मा ने महसूस किया कि चेनमो को ले जाया जाने वाला है, तो उन्होंने बैकलैश की परवाह नहीं की। उन्होंने ज़बरदस्ती एक फायर लोटस सीड निगल ली थी और अपनी इच्छाशक्ति के बल पर ब्रेक थ्रू को पूरा किया था। अब, इससे पहले कि उनकी नींव फाउंडेशन स्थिर हो पाती, उन्होंने शक्तिशाली तकनीकों का इस्तेमाल कर दिया था। उसके दुष्प्रभाव साइड इफ़ेक्ट्स एक साथ सामने आने लगे। उनके शरीर के भीतर ऊर्जा अनियंत्रित होकर दौड़ने लगी। उनकी आभा और नियंत्रण से बाहर हो गई। जैसे ही क्वीन मेड्यूसा ने एक दर्दनाक लैंडिंग के लिए खुद को तैयार किया, उन्हें अचानक महसूस हुआ कि वह एक परिचित और आश्वस्त करने वाली आलिंगन एब्रेस में गिर गई हैं। उस एहसास ने उन्हें शांत कर दिया। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वह कौन था। इससे पहले कि वह उन्हें डांट पाती और ठंडेपन से छोड़े जाने की मांग करती, चेनमो की आवाज़ गूंजी। योर मैजेस्टी, क्या आपने गौर किया है कि आपका वज़न बढ़ गया है? आप अब वाकई बहुत भारी हो गई हैं। उनका चेहरा पल भर में बर्फीला हो गया। मुझे छोड़ो, तुम ढीठ इंसान। चेनमो ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। उसने उनकी कलाई पर 2 उंगलियां रखी, उनकी नब्ज़ जांची। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। आप लापरवाही कर रही हैं। आपसे किसने कहा था कि इस तरह ज़बरदस्ती ब्रेक थ्रू करें? फिर उसने उनके कूल्हे पर हल्का सा थप्पड़ मारा, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और उन्हें गोद में लिए हुए सीधे महल की ओर उड़ गया। क्वीन मेड्यूसा दंग रह गईं। उसने वास्तव में मुझे डांटा। क्या मैं ज़बरदस्ती ब्रेक थ्रू करती अगर मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होती? उसमें यहाँ तक दुस्साहस था कि उसने मेरे कूल्हे पर थप्पड़ मारा। अक्षम्य, इस रानी को वाकई बहुत परेशान किया जा रहा है। और फिर भी, वह वास्तव में नाराज़ नहीं थीं। वास्तव में, उन्होंने अपने दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस की। क्या वह मेरे लिए चिंतित है? लेकिन सतह पर, क्वीन मेड्यूसा ने अपना बर्फीला व्यवहार बनाए रखा। इंसान, मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। डिंग, अनुकूलता फेवरेबिलिटी जोड़ 1। आपने 2 फेवरेबिलिटी सिक्के अर्जित किए हैं। आत्मीयता बोनस इंटिमेसी बोनस ट्रिगर हुआ प्राप्त हुआ। टियर 4 3 स्ट्राइप क्लैरिटी पिल। BTTH, starting from capturing the goddess chapter 64, Her Majesty the Queen, flustered and furious. शाही महल की दीवार पर यून्यू ने हैरानी में अपनी आंखें मली, उसके गाल थोड़े लाल थे। मैंने अभी क्या देखा? उस इंसान ने वास्तव में हर मैजेस्टी द क्वीन को थप्पड़ स्पैंक मारा। ये बात पूरी तरह से बिल्कुल अकल्पनीय थी। वुश वुश वुश। तभी दूर से रोशनी की कई किरणें उड़ती हुई आईं और महल की दीवारों के पास उतरीं। यून्यू ने हल्का सा झुककर अभिवादन किया। प्रथम बुजुर्ग फर्स्ट एल्डर, द्वितीय बुजुर्ग, तृतीय बुजुर्ग को प्रणाम। यून्यू, महारानी कहाँ हैं? प्रथम बुजुर्ग ने पूछा, जिनका चेहरा एक भयानक नुकीले नकाब के पीछे छिपा था। महल में, यून्यू ने शांति से जवाब दिया। हम महारानी से मिलना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने दुश्मन का पीछा क्यों नहीं किया, यूमे ने गंभीर स्वर में कहा। यून्यू का चेहरा शांत रहा। महारानी आराम कर रही हैं। वह किसी से नहीं मिलेंगी। क्वीन मेड्यूसा की सबसे भरोसेमंद राजदार होने के नाते, यून्यू ने स्वाभाविक रूप से वह अपमानजनक दृश्य बताने की हिम्मत नहीं की जो उसने रानी और उस इंसान के बीच देखा था। इसके अलावा, ये तथ्य कि वह इंसान महारानी के साथ रह रहा था, एक बहुत ही गहरा रहस्य था। यून्यू, जाओ और महारानी को सूचित करो। उनसे कहो कि हम सभी उनसे मिलना चाहते हैं, प्रथम बुजुर्ग फिर से बोले। लेकिन तभी, महल के भीतर से डाउची में लिपटी एक राजसी और निर्विवाद रूप से आधिकारिक आवाज़ गूंजी। जो भी बात है, उसे कल दरबार में लाना। ये रानी आज रात थकी हुई है। आप सब जा सकते हैं। आवाज़ के साथ एक शक्तिशाली दबाव प्रेशर आया, जो लहर की तरह फैल गया और वहां मौजूद सभी लोगों के लबादे उड़ने लगे। तीनों बुजुर्गों और 8 कबीले के नेताओं ने महसूस किया कि उनके हाव भाव बदल गए हैं, लेकिन किसी ने भी महारानी के आदेश की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर रुकने के बाद वे सब तितर बितर हो गए। शाही महल के शयन कक्ष बेड चेम्बर के भीतर एक नर्म सोफे पर कॉफ
कॉफ। क्वीन मेड्यूसा आधा उठकर बैठते हुए हिंसक रूप से खांसने लगी, खून उनके होठों को दागदार कर रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि हिलना मत। अगर तुम अपनी डाउची का फिर से इस्तेमाल करोगी तो ये तुम्हारे शरीर की ऊर्जा को और अधिक अव्यवस्थित कर देगा और तुम्हारी चोटें और खराब हो जाएंगी। चैन मो ने धीरे से उनकी कलाई पकड़ते हुए कहा और सावधानी से उनकी स्थिति को महसूस किया। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक हीलिंग पिल निकाली और उसे उनके होठों के पास ले गया। लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, क्वीन मेड्यूसा ने अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया। अपनी आंखें घुमाते हुए चैन मो ने उनकी बैंगनी सांप की पूंछ पर थप्पड़ मारा और जैसे ही उनकी नाजुक भौहें फड़क उठीं और उन्होंने उसे डांटने के लिए अपना मुंह खोला, उसने गोली अंदर डाल दी। इसे निगल लो, उसने सख्ती से कहा। क्या तुम मरना चाहते हो? क्वीन मेड्यूसा ने फिर भी गोली निगल ली, लेकिन उसे ठंडी, गुस्से भरी आंखों से घूरने लगी जिनमें क्रोध और शर्मिंदगी का मिश्रण झलक रहा था। तुम्हें बस यही एक लाइन बोलनी आती है, चैन मो ने लापरवाही से कहा और उनके होठों के कोने से खून पोंछ दिया। ये सुनकर क्वीन मेड्यूसा का सीना गुस्से से कांप उठा। उन्होंने अपने दांत पीसे और गुर्राते हुए कहा, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार मार कर मार डालूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बस पहले तुम ठीक हो जाओ, वरना तुम वाकई मुझे नहीं मार पाओगी। महारानी इतनी क्रोधित थीं कि उन्होंने उसे डाउची से मारने के लिए अपनी चोटों को और बढ़ाने का जोखिम तक उठा लिया। लेकिन उसी क्षण चैन मो ने धीरे से उनके गाल पर चिपकी बालों की लटों को हटाया और उन्हें उनके कान के पीछे कर दिया। फिर उसने कहा, तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बहुत हिंसक है और तुम्हारी आभा और अस्थिर है। तुम इसे इस तरह रिफाइन नहीं कर सकती, इसलिए मुझे इसे तुम्हारे लिए बाहर निकालना होगा। उस कोमल व्यवहार को देखकर क्वीन मेड्यूसा की आंखें थोड़ी नर्म हो गईं, हालांकि उनके शब्द अभी भी तीखे थे। क्या तुमने कुछ समय पहले यह नहीं कहा था कि अगर तुम मुझ पर फिर से हाथ डालोगे तो तुम कुत्ते होगे? वुफ वुफ, चैन मो भौंका, फिर जोड़ा, अब खुश। इसके अलावा यह एक इमरजेंसी है। क्वीन मेड्यूसा ने ठंडी आह भरी। और तुम्हारा मुझ में से ऊर्जा निकालने का क्या इरादा है? ये सरल है, मैं बस इसे अपने मुंह से खींच लूंगा, सक इट आउट। जैसे ही उसने ये कहा, क्वीन मेड्यूसा की आंखों में मारने की इच्छा भर गई। वह ठंडी मुस्कान के साथ बोली, इंसान, क्या तुम्हें लगता है कि इस रानी को परेशान करना आसान है क्योंकि मैं हिल नहीं सकती? मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है? क्या हमेशा तुम मुझे परेशान नहीं करती? चैन मो ने उनका नाजुक हाथ पकड़ा और उनकी बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर उठाई, फिर धीरे से उसे काटा। उसने टाई शैंक हन्यूंग टेक्निक को सक्रिय किया और उस अव्यवस्थित ऊर्जा को खींचना शुरू कर दिया। ये रानी। क्वीन मेड्यूसा की लंबी पलकें थोड़ी कांपीं और उनके नाजुक नाक से एक दर्द भरी आह निकल गई। चैन मो द्वारा ऊर्जा निकालने के कारण उन्हें अपने शरीर में काफ़ी राहत महसूस होने लगी। लेकिन उसे इतनी करीब बैठे देखकर, बमुश्किल आधे हाथ की दूरी पर, और उसे इतनी गहराई से घूरते हुए देखकर क्वीन मेड्यूसा की आंखों में शर्मिंदगी और उलझन की चमक आने से नहीं रुक सकी। चैन मो अभी भी उनका हाथ पकड़े हुए और उस हिंसक ऊर्जा को सोखते हुए बिना अपनी नज़र हटाए उन्हें घूरता रहा। उनका शानदार मुकुट जैसा हेडपीस पहले ही हटाया जा चुका था। उनके लंबे रेशमी बाल उनके पीछे बह रहे थे। उनकी फीनिक्स जैसी आंखें, सुर्ख होंठ और आकर्षक चेहरा एक विदेशी सुंदरता बिखेर रहा था। उनके कपड़े हमेशा की तरह उत्तेजक थे। उनकी चिकनी हंसली कॉलरबोन और कंधे, उनके सीने से कसकर चिपका हुआ लाल बूस्टियर, ये सब उन्हें बेहद आकर्षक बना रहा था। और जिस तरह चैन मो उन्हें घूरता रहा, भले ही वह पलटकर उसे घूरती रही, वह न तो हिचकिचाया और न ही अपनी नज़र हटाए। क्वीन मेड्यूसा के गाल धीरे धीरे शर्मिंदगी की गुलाबी रंगत से भर गए। जब उन्होंने देखा कि उसकी नज़र अभी भी नहीं हट रही है, तो उन्होंने अपने दांत पीसे और अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया, उसे अपने चेहरे को और देखने देने से इनकार कर दिया। चैन मो थोड़ा निराश होकर अपना ध्यान उस हिंसक ऊर्जा को रिफाइन करने पर केंद्रित करने लगा जिसे वह सोख रहा था। साथ ही उसने पाया कि क्वीन मेड्यूसा की रक्त ऊर्जा उसकी ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन को थोड़ा बढ़ा रही थी। हालांकि यह प्रभाव बहुत हल्का था, फिर भी यह फायदेमंद था। मोसिटी में अब रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। आसमान हल्का सा साफ होने लगा था। एक मधुशाला टैवर्न के भीतर यूं ने अपने काले लबादे का हुड हटाया और है बोडोंग की ओर देखा, जो बेड पर लेटा हुआ था और गुही उसका इलाज कर रहा था। उसने जियर एक्संक्शन की ओर देखा, जो अब दशकों पुराना बूढ़ा लग रहा था, और अपनी भौहें सिकुड़ी। वहां वास्तव में क्या हुआ था? यांशी, फंगली और रेना सभी समान रूप से उलझन में दिख रहे थे। उस मेड्यूसा क्वीन की स्नेक सील उतनी ही भयानक है जितनी अफवाहें हैं। यहां तक कि मैं भी इसे सहन नहीं कर सका, जियर एक्संक्शन ने उदासी से कहा। जल्द ही मेरा कल्टिवेशन संभवतः आइस एम्परर के स्तर तक गिर जाएगा। इन शब्दों ने सबके चेहरों के हाव भाव बदल दिए। वे सभी जानते थे कि जियर एक्संक्शन की ताकत है बोडोंग से कहीं अधिक थी, फिर भी वह भी स्नेक सील का विरोध नहीं कर सका। ये सब उस छोकरे ने बर्बाद कर दिया। गुही ने है बोडोंग की स्थिति स्थिर करने के बाद कड़वाहट से कहा। वह एक इंसान है, फिर भी उसने सर्प लोगों की मदद की।
फिर वह जिया एक्संक्शन, यूं और अन्य लोगों की ओर मुड़ा और सम्मानपूर्वक झुकते हुए बोला, सब लोग, हालांकि हम हेवनली फ्लेम को हथियाने में विफल रहे, लेकिन मैंने जो भी इनाम देने का वादा किया था, मैं उसका सम्मान करूंगा। ये सुनकर यानशी, रेनर और फंग ली ने राहत की सांस ली। आखिरकार, तगर रेगिस्तान में कष्ट सहने के लिए आने का एकमात्र कारण वे इनाम ही थे। तुम बहुत विनम्र हो, ओल्ड गो, यानशी ने शालीनता से कहा। लेकिन यूं की आंखें छोटी हो गईं। बुजुर्ग गूही, आपने जिस छोकरे का जिक्र किया, वह आखिर कौन है? BTTH, स्टार्टिंग फ्रॉम कैप्चरिंग द गॉडेस चैप्टर 65, फीडिंग क्वीन मेडुसा हर मेडिसिन। उस छोकरे के तरीके बहुत ही अजीब हैं। वह सिर्फ एक मामूली डाउची है, फिर भी वह अपनी ची से तलवार को नियंत्रित कर सकता है, डाउची को ठोस रूप दे सकता है, और यहाँ तक कि तलवार पर उड़ भी सकता है। गूही ने अपनी बाहें सिकुड़ी और गंभीर स्वर में जोड़ा, सबसे चिंताजनक बात यह है कि उसकी एक तलवार लगातार अपना आकार बदल सकती है, यहाँ तक कि वह डाउलिंग की ताकत वाले एक मानवीय रूप ह्यूमनॉइड फॉर्म में भी प्रकट हो सकती है। पहले के दृश्य को याद करते हुए गूही का चेहरा और भी गंभीर हो गया। ओल्ड गो, तुम बड़ा चढ़ाकर कह रहे हो, है ना? एक तलवार जो इंसान बन सकती है? यानशी ने थोड़ा संदेह जताते हुए कहा। ओल्ड शी, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? इतना ही नहीं, उसकी दोनों तलवारें अपने आप लड़ सकती हैं, गूही ने पूरी गंभीरता से कहा। हालांकि यानशी अभी भी संदेहास्पद लग रहा था, लेकिन गूही के गंभीर हाव भाव देखकर उसे आश्चर्य हुआ, क्या दुनिया में वाकई इतनी अजीब चीज मौजूद हो सकती है? अल्केमिस्ट किंग गू सच कह रहे हैं। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। और वह विशाल विस्फोट जो हमने पहले आसमान में देखा था, वह भी उसी बच्चे की वजह से हुआ था, जियर एक्संक्शन ने उदास चेहरे के साथ कहा। बिल्कुल, अपनी कम उम्र के बावजूद उसने एक हेवनली फ्लेम और डाओ हुवैंग स्तर की 2 बीस्ट फ्लेम्स को रिफाइन कर लिया है। और वह इतना पागल था कि उसने उन तीनों को एक साथ मिला दिया। एक टियर 6 अल्केमिस्ट के रूप में गू ही स्वाभाविक रूप से समझता था कि एक हेवनली फ्लेम जो सबसे हिंसक और अप्रत्याशित प्राकृतिक तत्वों में से एक है को किसी अन्य लपट के साथ मिलाना कितना कठिन है। और फिर भी वह बच्चा सफल रहा। जब गूही ने आसमान में हुए उस भयानक अग्नि तूफान और उसके बाद आई विनाशकारी शॉकवेव के बारे में सोचा तो वह डर के मारे कांपने लगा। उसने कल्पना की अगर उस धमाके में है बोडाउन की जगह वह होता तो शायद वह पूरी तरह से भस्म हो गया होता। गूही और जियर एक्संक्शन दोनों के चेहरों पर गंभीरता देखकर यानशी ने आखिरकार उस अविश्वसनीय सच को स्वीकार करना शुरू कर दिया। फंग ली और अन्य लोग भी गहरे सदमे में दिखे। यूं ने भी उनकी भावनाओं को साझा किया, अपनी कोमल ठुड्डी को धीरे से सहलाते हुए वह सोच समझकर बुदबुदाए। अगर आप जो कह रहे हैं वह सच है, तो वह व्यक्ति संभवतः जियामा एम्पायर से नहीं है। मैंने पहले कभी ऐसी तकनीकों के बारे में सुना तक नहीं है, देखना तो दूर की बात है। एक पल रुकने के बाद उसने जोड़ा, ये सब सुनकर मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है। मैं सोच रही हूं कि वह कैसा दिखता होगा। काफी सुंदर है, सच कहूं तो। मुझे तो यहाँ तक महसूस हुआ कि उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के लक्षण हैं जो भविष्य में डाओ जोंग तक पहुंच सकता है, गूही ने टिप्पणी की। हालांकि उसका मन उस युवक को कम आंकने का था, लेकिन उसने एक निष्पक्ष और ईमानदार मूल्यांकन दिया। ओह, यूं ने एक साधारण प्रतिक्रिया दी और कुछ नहीं कहा। ओल्ड गो, अब हम आगे क्या करें? अगर हम एल्डर जियर के शरीर से स्नेक सील को नहीं हटाते और सर्प जाति जियामा एम्पायर के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करती है, तो यह एक गंभीर संकट बन सकता है, यानशी ने चिंता जताते हुए कहा। उसके शब्दों में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। रेगिस्तान में उनके इस अभियान ने साम्राज्य की आधी विशिष्ट शक्ति एलीट स्ट्रेंथ छीन ली थी। क्वीन मेडुसा की स्नेक सील को हटाने के केवल 2 ही तरीके हैं। पहला ये कि खुद क्वीन मेडुसा इसे हटा दें। दूसरा ये कि एक ब्रेकिंग कैलेमिटी पिल तैयार की जाए। गूही ने कंधे उचकाए और जारी रखा, लेकिन ब्रेकिंग कैलेमिटी पिल बनाने के लिए हमारे पास एक हेवनली फ्लेम होनी चाहिए। तो दूसरे शब्दों में, इसका कोई समाधान नहीं है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। जियर एक्संक्शन के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो मैं केवल गूही का एहसान पाने के लिए इस झमेले में कभी शामिल नहीं होता। और सबसे बुरी बात, वह गूही के साथ बहुत सख्त भी नहीं हो सकता था। आखिरकार, एक टियर 6 अल्केमिस्ट के रूप में गूही का बहुत प्रभाव था और शाही परिवार अभी भी उसे अपने पक्ष में करने के लिए उत्सुक था। अचानक जियर एक्संक्शन को एक विचार आया। वह यूं की ओर मुड़ा और बोला, सेक्ट मास्टर यूं, क्या होगा अगर हम एल्डर यूशान को उनके सेक्लूजन से बाहर लाएं और रेगिस्तान की एक और यात्रा करें? ये सुनकर गूही की आंखें चमक उठीं और वह उम्मीद के साथ यूं की ओर मुड़ा। लेकिन यूं ने सिर हिला दिया। मेरे गुरु ने सेक्ट लीडर का पद मुझे सौंपने के बाद सेक्लूजन में प्रवेश किया था और वह तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट विनाश का सामना न कर ले। वह कार्रवाई नहीं करेंगे। जियर एक्संक्शन का चेहरा फिर से उतर गया। तभी रेना, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, क्यों न हम बाहर से किसी की मदद लेने की कोशिश करें?
बाहरी मदद। सब ठिठक गए, फिर अपना ध्यान रेनर की ओर लगाया। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद उसने समझाया, मैंने एक बार ब्लैक कॉर्नर रीजन की यात्रा की थी। वहाँ एक टियर 6 अल्केमिस्ट है जिसे मेडिसिन एम्परर के नाम से जाना जाता है। मैंने सुना है कि उसके पास हेवनली फ्लेम है। समूह ने इस पर विचार करने के लिए थोड़ा विराम लिया। ये वास्तव में संभव लग रहा था। जी एक्संक्शन गूही की ओर मुड़ा। कुछ देर सोचने के बाद गूही ने कहा, मैंने ब्लैक कॉर्नर रीजन के मेडिसिन एम्परर हाँ फंग के बारे में सुना है। अफवाह है कि वह एक मेडिसिन सॉवरन का शिष्य है। उसने जोड़ा, लेकिन भले ही उसके पास हेवनली फ्लेम हो और वह ब्रेकिंग कैलमिटी पिल बना सके, उसे हमारी मदद के लिए तैयार करना एक चुनौती होगी। मैंने सुना है कि वह शायद ही कभी ब्लैक कॉर्नर रीजन छोड़ता है। एक साथ ही टियर 6 अल्केमिस्ट के रूप में गूही के कई संपर्क और एक विस्तृत सूचना नेटवर्क था। हालांकि वह कभी हाँ फंग से नहीं मिला था, लेकिन वह उसका नाम जानता था। ऐसी अफवाहें हैं कि हाँ फंग भी हेवनली फ्लेम्स की तलाश में है। अगर हम उसे ग्रीन लोटस को फ्लेम के बारे में जानकारी दें तो शायद हम कोई सौदा कर सके, रेना ने सुझाव दिया। जियर एक्संक्शन की आंखें एक बार फिर चमक उठीं। इस बीच पूर्व में आसमान साफ होने लगा था। चैनमो पूरी रात जागता रहा, क्वीन मेड्यूसा को ठीक होने में मदद करता रहा। उनके शरीर के भीतर की हिंसक ऊर्जा को सोखने के बाद उसने अपना कीमिया कड़ाही एल्केमी कॉल्ड्रन स्थापित किया और उनके ठीक होने में सहायता के लिए एक टियर 3 औषधीय मिश्रण सर्पेंट एसेंस एलिक्सिर तैयार करना शुरू कर दिया। ये औषधि टियर 3 फॉर्मूलों में सरल मानी जाती थी। यह कोई गोली नहीं बल्कि एक तरल दवा थी, इसलिए इसमें संपीड़न कंप्रेशन या गोली बनाने की आवश्यकता नहीं थी, बस आग, सही सामग्री और एक सावधानीपूर्ण पकाने की प्रक्रिया की जरूरत थी। उसने आग जलाई, ढक्कन खोला और शांत सटीकता के साथ एक एक करके सामग्री डालना शुरू कर दिया। नर्म सोफे पर क्वीन मेड्यूसा आलस से करवट लेकर लेटी हुई थी। अपने हाथ से सिर को सहारा देते हुए वह चैनमो को काम करते हुए देख रही थी। उनकी लंबी संकीर्ण आंखों में ठंडी मारने वाली आभा धीरे धीरे गायब हो गई थी, जिसकी जगह एक दुर्लभ कोमलता ने ले ली थी। लेकिन हर बार जब चैनमो उनकी ओर देखता तो उनकी नज़रें तुरंत फिर से बर्फीली हो जाती और यहाँ तक कि उनका चेहरा भी फिर से कठोर हो जाता। 1 घंटा बीत गया। बाहर आसमान और साफ हो गया। शयनकक्ष के भीतर की हवा एक समृद्ध औषधीय सुगंध से भर गई थी। चैनमो ने अपना ध्यान केंद्रित किया, अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोल निकाला और पुकारा, एकत्र करो। कड़ाही का ढक्कन थोड़ा ऊपर उठा और पन्ना जैसे हरे तरल की एक धारा जेड बोल में समा गई, जिससे गर्मी की लहरें निकल रही थीं। ताज़ा बना सर्पेंट एसेंस एलिक्सिर लेकर चैनमो सोफे की ओर बढ़ा। ये सर्पेंट एसेंस एलिक्सिर का एक बैच है जिसे मैंने अभी तैयार किया है। यह आपके शरीर को नियंत्रित करने और आपके आंतरिक घावों को भरने की गति बढ़ाने में मदद करेगा। बोलते हुए वह नीचे झुका और कटोरा उनकी ओर बढ़ाया। क्वीन मेड्यूसा ने इसे नहीं लिया। उन्होंने बस अपनी हथेली पर अपना गाल टिकाया और उन्हें पलकें झपकाते हुए देखा। ये बहुत गर्म है, ये रानी इसे कैसे पिए? चैनमो ने अपनी आंखें घुमाईं, एक चम्मच निकाला, बेड के पास उकड़ू बैठा और एक चम्मच औषधि निकाली। उस पर धीरे से फूंक मारने के बाद वह उसे उनके होंठों के पास ले गया। टिल्डा मुंह खोलो। क्वीन मेड्यूसा ने अपने लाल होंठ सिकुड़े, फिर अपना कोमल आकर्षक मुंह खोला और उसके द्वारा दी गई दवा निगल ली, एक के बाद एक चम्मच। जल्द ही पूरा कटोरा खाली हो गया। दवा खत्म करने के बाद क्वीन मेड्यूसा ने अपनी मखमली आवाज़ में धीरे से कहा, इंसान, अब तुम मुझे महल के पीछे के बगीचे में ले जाओ। इस रानी को थोड़ा ताज़ी हवा की ज़रूरत है। डिंग। अनुकूलता फेवरेबिलिटी जोड़ 1। आपने 2 फेवरेबिलिटी सिक्के अर्जित किए हैं। चैनमो ने गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाया, लगता है इस रानी ने मुझे वास्तव में अपना नौकर मान लिया है। लेकिन शिकायत करने के बावजूद उसने उन्हें धीरे से अपनी गोद में उठाया और बगीचे की ओर चल दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि शाही महलों में किस तरह के जड़ी बूटियों के बगीचे होते हैं? यहाँ एक सामान्य चित्रण है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आगे की कहानी जारी रखूं जहां हाफंग को जानकारी देने की योजना पर काम शुरू होता है, या फिर क्वीन मेड्यूसा और चैनमो के बीच बगीचे में होने वाली बातचीत पर ध्यान दूं?